चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स होते क्या है और इसमें हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में बताया था। और रेडियो आइसोटोप्स जो है वो एज ए ट्रेसर्स के तौर पर कैसे काम करते हैं इनके बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसलिए आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको आज की वीडियो को समझने में काफी ज्यादा हेल्प रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस में डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया है, और यूज इन कार्बन डेटिंग, यानी एज मालूम करते हैं हम। पौधे या जानवर जो है जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी एज का कैसे साइंसदान अंदाजा लगाते हैं या कैसे पता लगाते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ट्रेसर ऑलरेडी हम वीडियो इसके बारे में बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि यूज इन मेडिकल फील्ड जो है या यूजेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल क्या होता है। तो हमारी कायनात के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है उनको अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है वो स्टेबल एलिमेंट होते हैं। अब जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है तो वो क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन करते हैं, यानी रेडिएशन को खुद ब खुद खारिज करते हैं। तो जब वो रेडिएशन को खुद ब खुद खारिज करते हैं तो उस तरीका कार को हम बोलते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। हम आर्टिफिशियल तरीके से भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, उसके लिए हम अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का हमें इजाफा करना पड़ता है, यानी किसी एटम के ऊपर हमें उसको बमबार करना पड़ता है, और इस तरह से हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो खुद से भी बना सकते हैं, और वो तरीकाकार हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिजीज। यहां पे मैं रेडियो आइसोटोप्स के स्पेलिंग जरा ठीक कर देता हूं। यानी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स न्यूक्लियर मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 यूज्ड फॉर क्यूरिंग कैंसरस ट्यूमर सेल्स, यानी जो कैंसर ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके लिए हम कोबाल्ट 60 जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। द रेडिएशंस किल द सेल ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो ये हमारे लिए जो रेडिएशंस होती हैं मरीज में कैंसर ज्यादा सेल्स और ट्यूमर को क्या करती है, ये तबाह कर देती है। यानी इसके लिए बड़ी केयर की जरूरत होती है। जब इन रेडिएशंस की हम बम्बारमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर तो हम बड़ी ही एहतियात के साथ ही हम काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि इसके साथ हमारे जो जिंदा सेल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर सेल्स के अंदर वाटर होता है, तो उनके भी तबाह होने का साथ में खदशा होता है। तो इसलिए उसको बाकायदा कवर करके डॉक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट साइड से यानी कि उसकी बम्बारमेंट करते हैं, और जिससे यानी जो जिंदा टिश्यू होते हैं उनका मतलब जो है जो कैंसर ज्यादा सेल्स नहीं होते उनको हम बचा सकते हैं। तो जो कैंसर ज्यादा सेल्स होते हैं उसके लिए हम कोबाल्ट 60 जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हम जो कैंसर ज्यादा सेल या मैलिग्नेंट जो पार्ट होता है उसको हम यहां से आप कह सकते हैं कि हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद यूज इन कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जैसे कि मैंने बताया कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब जैसे पौधे हैं या जानवर है, तो उनके हम एज का अंदाजा लगा सकते हैं कितने 100 साल पुराने हैं या इनकी पैदाइश कब थी और कब ये डेड हुए हैं। क्योंकि वैसे तो हम ऐसे नहीं हिसाब लगा सकते कि कोई पौधा या जानवर जो है या दरख्त जो है वो इतने 100 साल पुराने हैं तो कोई एज लिखता तो नहीं है उनकी। तो इसलिए हम फिर उसके अंदर हम कार्बन 14 की कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है, तो उसका हम कंपैरिजन फिर करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसकी
एज जो है यानी कि उसका कंपैरिजन करेंगे कार्बन 14 जो होती है प्रेजेंट रेट जो था, और फिर उसके बाद जो बाद में उसकी हाफ लाइफ के बाद बाकी बचता है उनका आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, और इस तरह से हम यानी कि उनकी एज जो होती है इसका अंदाजा लगाते हैं। तो एज ऑफ डेड ह्यूमन एनिमल्स or tree can be estimated by comparing activity of carbon 14 in live and the dead tree, यानी कि जो लाइव है यानी कि जिंदा है या जो मर गए हैं ट्री दरख्त जो है खत्म हो गए हैं, यानी उनका हम एज का अंदाजा जो है वो कार्बन 14 जो है जो कि रेडियो एक्टिव यानी कि सोर्स के तौर पर काम कर रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन 14 की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो पाई जाती है, और जो जिंदा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं इसलिए कुछ हद तक वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, और फिर क्या होता है जानवर उन पौधों को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं और जानवर से रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं 12, 13 और 14, तो इसमें कार्बन 14 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कैसा प्रोसेस होता है ये सारा हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, मजीद इसकी डिटेल भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। अब नाइट्रोजन जो है वो कार्बन 14 जो है उसके अंदर चली जाती है, यानी जब इसके ऊपर हम कॉस्मिक रेज जो होती है यानी कॉस्मिक जो तेज रफ्तार कॉस्मिक यानी कि हमारे पास रेज होती हैं वो क्या करती हैं वो न्यूट्रॉन पैदा करती हैं, और वो कॉस्मिक रेज जब इस नाइट्रोजन से आके स्ट्राइक करती हैं तो इससे हमारे पास ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ठीक कर दिया मैंने, तो नाइट्रोजन किस में चली जाएगी ये कार्बन 14 में चली जाएगी, और यहां से एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है 6 और एटॉमिक मास नंबर 14 जो होता है ये कार्बन का होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन किस में हो जाती है कन्वर्ट, कार्बन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब मजीद इसको यहां पे देखते हैं, देखिएगा जरा कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग कार्बन 14 एंड हाइड्रोजन। तो यही चीज मैं यहां पे बता रहा था कि कॉस्मिक रेज होती है, तेज रफ्तार कॉस्मिक रेज है वो क्या करती हैं वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं। तो यही चीज मैंने बताया न्यूट्रॉन स्ट्राइक नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन क्या करेंगे इस नाइट्रोजन से स्ट्राइक करते हैं इन एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद है प्रोड्यूसिंग कार्बन 14 एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन 14 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो आके नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कार्बन 14 और हाइड्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, और कार्बन 14 मिक्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव CO2। ये कार्बन 14 जो होती है जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास बनाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है फिर उसके बाद ये कार्बन 14 जो हमारे पास है यानी कार्बन 14 के जो हमारे पास एटम्स है ये हमारे पास आते फिर एटमॉस्फेयर के अंदर से, यानी कि वेजिटेशन अब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे फिर क्या करते हैं या दरख्त जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं। पौधे जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं तो फिर उसके बाद ये पौधे जो है फिर उनका इस्तेमाल जानवर करते हैं, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एनिमल्स फीडिंग ऑन वेजिटेशन अब्जॉर्ब कार्बन 14, यानी जिसने कार्बन 14 को जज़ब किया होता है जानवर फिर उसको क्या करते हैं खाते हैं, और इस तरह से जानवरों के अंदर कार्बन 14 जो आ जाती है, और फिर इंसान जो फिर आगे चल के जानवरों को खाते हैं, और इस तरह से इंसानों के अंदर भी कार्बन 14 की क्वांटिटी आ जाती है। अब अगर जिंदा चीजें हैं तो उसके अंदर कार्बन 14 की क्वांटिटी जो है वो डिके नहीं हो रही थी, वो एक जैसी रहती है। अगर देखा जाए अगर कुछ डिके होती भी है तो उतने रेट की उनके अंदर आ रही होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन 14 का प्रोसेस डिके का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, तो व्हेन एनिमल्स एंड द प्लांट्स डाई, जब एनिमल यानी जानवर और पौधे जो होते हैं ये मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट एट अ नॉन रेट, तो कार्बन 14 जो है वो उसके टूटने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने जिंदा जानवर दिखा है, और उसके बाद ये डेड है तो इसकी आपको हड्डियां ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, तो यानी इसमें डिसइंटीग्रेट
कार्बन 14 जो है वो होना शुरू हो गया है, यानी कार्बन 14 जो है वो टूटना शुरू हो गई है। अब मजीद इसको देखते हैं। ए रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन स्मॉलर अमाउंट, यानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ये कार्बन 14 जो है एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। तो अलाइव प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड देयरफॉर बिकम रेडियो एक्टिव। तो जो जिंदा पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। और यही चीज मैंने यहाँ पे सारे इसको दिखा भी रहे हैं कि जिंदा पौधे जो होंगे वो इनको कार्बन 14 की क्वांटिटी को जज़ब करेंगे, जिससे वो भी क्या बन जाएंगे, वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 स्टार्ट डिकेइंग इन अ डेड ट्री, यानी जब कोई ट्री जो है वो डेड हो जाता है या कोई जानवर डेड हो जाता है तो उसके अंदर कार्बन 14 जो है उसमें डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कार्बन 14 जो है वो उसके टूटने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कार्बन 12 दिखा रहे हैं, तो इसका रेट जो है ये कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 12 का ये ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मीन कि ये हमारी जो है कार्बन 12 जो है ये डिके नहीं होती, कार्बन 14 जो है ये डिके हो रही है। ये फर्स्ट हाफ है, फिर सेकंड हाफ, फिर थर्ड हाफ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन 14 है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 years है। और एज ऑफ डेड ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन लाइव एंड डेड ट्री, यानी जो जिंदा दरख्त हैं, जिंदा पौधे हैं उनका और उसके बाद जो डेड हो जाते हैं उनके दरमियान हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी जिंदा पौधे के अंदर कार्बन 14 की क्वांटिटी कितनी थी और बाद में उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, तो इसका हम कंपैरिजन करके इस तरह से पौधे के जो एज होती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि ये 5730 ईयर, यानी कि 5730 ईयर्स के बाद हाफ लाइफ इसकी जो है वो होगी। और इसी यानी इतने साल के बाद कार्बन 14 का यानी हाफ लाइफ, यानी उसकी आधी जिंदगी हम बता रहे हैं कि जो कार्बन 14 है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूं कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे हमारे पास कार्बन 12 है और इसकी रेशियो निकालते हैं कार्बन 14 के साथ। तो आप इसको मैं नाम ए का देता हूं और इसको मैं नाम बी का दे देता हूं। अब जब हाफ लाइफ होगी तो इसको मैं हाफ कर देता हूं और ये ए वैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि कार्बन 12 का मैंने आपको बताया कि डिके नहीं होती, ये एक जितनी रहती है। और उसके बाद जब इसकी सेकंड हाफ आएगी तो ये b/4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फिर वही आएगा। यानी कि इस तरह से आप देखें कि हम इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करके, इनकी रेशियो में कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि असल में इसके अंदर क्वांटिटी कितनी थी, यानी असल क्वांटिटी कितनी थी और बाद में डिके प्रोसेस जो होगा यानी कार्बन 14 का टूटने का अमल जो शिकार हुआ तो उसके बाद इसके अंदर उस कार्बन 14 की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो ओरिजिनल सैंपल और जो बाद में हमारे पास बच जाएगा उनके दरमियान कंपैरिजन करके इस तरह से हम जो एज होती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें यूजेस इन जियोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल देखें तो सम रेडियो आइसोटोप्स आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस, यानी कि जो नमूने होते हैं कुछ जियोलॉजिकल, जैसे आप कह लें कि सम रॉक्स हैं, चट्टानें वगैरह जो होती हैं, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, कंटेन अनस्टेबल K40 यानी पोटेशियम 40 जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। दिस डिके टू स्टेबल आर्गन न्यूक्लाइड AR14, तो ये डिके के बाद जो हमारे पास पोटेशियम K40 होगा ये किसमें चेंज हो जाता है, ये आर्गन 40 के अंदर चेंज हो जाता है विद हाफ लाइफ जिसकी कितनी है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁸ ईयर, यानी इतने सालों के बाद पोटेशियम 40 जो है वो आर्गन 40 के अंदर चेंज हो जाती है और ये इसकी हमने बताया कि हाफ लाइफ है। एज ऑफ रॉक कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग, जो हमारे पास यानी कि कंपैरिजन इनके दरमियान हम कर सकते हैं ऑफ पोटेशियम 40 एंड आर्गन 40, यानी जो पोटेशियम 40 होगा उसमें हम क्वांटिटी चेक करेंगे कितनी है और उसके बाद जब वो हाफ ईयर के बाद वो चला गया आगे आर्गन 40 के अंदर, तो इनके दरमियान इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जैसे मैंने यहाँ पे रेशियो में बताया था रेशियो के तरीकाकार से, तो इस तरीकाकार से हम इनकी रेशियो फाइंड करके इनकी चट्टानों की एज है
उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि ये चट्टान कितने सौ साल पुरानी है। जिस तरह से मैंने बताया कि जानवरों के जो बाकियात होते हैं, यानी डेड एनिमल्स हैं या पौधे हैं या दरख्त हैं, उनकी एज का हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से हम चट्टानें जो होती हैं इनकी उम्रों का अंदाजा भी लगा सकते हैं, ये कितने सौ साल पुरानी है, कब ये मार्स वजूद में आई है और कब ये इनका जो खात्मा हो रहा है या इनको कितना टाइम हो गया डेड हुए। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें आसानी के साथ मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक रेडियोआइसोटोप्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इससे पहले हम रेडियोआइसोटोप्स एंड देयर यूजेस पार्ट 1 जो है ट्रेसेस, रेडियोएक्टिव ट्रेसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।